पाकिस्तान हर शोबे में माशाल्लाह तरक्की कर रहा है और हर शोबे में बड़े बेहतरीन नताइज भी हमें सामने आ रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं ऐसे शोबे की जो लगातार ही तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा ना सिर्फ सरमायाकारी का मरकज बन चुका है बल्कि इस शोबे में नुमाया तरक्की देखने में भी आई है। IT एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफे की बात हो या फिर मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में मोबाइल फ़ोन और राबतों और इंटरनेट की फराहमी के प्रोजेक्ट्स हों, वजारत इंफॉर्मेशन बराए टेक्नोलॉजी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। IT हुनरमंदों के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ मनसूबे भी मौजूदा दौरे हुकूमत में बेहतरीन काम की गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मजीद तरक्की की कौन कौन सी ऐसी मनाजिल है जो कि तय करेगा या आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए कितनी आसानी हम इस शोबे में देख सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी अच्छी अच्छी इस शोबे से हमें खबरें आती हैं। खान साहब भी कह चुके हैं, सदर मुमलिकत जो हैं वो भी बड़े मुत्तफिक नज़र आते हैं। ये जो मौक़े हैं, ये जो मनाजिल हैं, मैं इससे मुतालिक आपकी रहनुमाई चाहती हूँ कि प्लीज़ आप भी बताएं कि ये जो हमें बरामदी तरसीलात हासिल हो सकती हैं, जो रेवेन्यू मज़ीद जनरेट हो सकता है, उससे मुतालिक आपके पास क्या कुछ है शेयर करने के लिए? बहुत शुक्रिया। मैं स्पेसिफिक आपके सवाल की तरफ आता हूं और सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एतमाद का एतबार किया है मिनिस्ट्री ऑफ IT पे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारी कोशिश क्या है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट है इसको हर सूरत में बढ़ाया जाए। एक बाकायदा एक जिसे कहते हैं कि हमने हिकमत अमली अपनाई है, आपस में बैठे हैं, डिस्कशन किया और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि तमाम एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना। उन तमाम लोगों को हमने ऑन बोर्ड लिया, उसके बाद एक ऐसी पॉलिसी बनाई। मैं अर्ज करता हूं कि 2018 में मुझे याद है कि हम देखते हैं कि IT एक्सपोर्ट था तो सिर्फ $995 मिलियन था। 2019-20 में ये बढ़ करके 123 बिलियन बढ़ गया था। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने पिछले साल जो एक्सपोर्ट वैसे जून से लेकर अप्रैल तक और हम कंपेयर करते हैं इस साल जुलाई से लेकर अप्रैल तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी पिछले साल अगर हम देखते हैं तो 1.17 बिलियन IT एक्सपोर्ट हुई थी तमाम चीज़ें से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जब 30 अप्रैल को हमने क्लोजिंग की है तो वो 46% इजाफे के साथ 1.70 बिलियन $US में हो गई है। अच्छा। इसका मतलब कि IT एक्सपोर्ट में 46% का इजाफा हुआ। और हमारा टारगेट क्या है कि हम जब 30 जून को क्लोज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसे 2 बिलियन तक लेकर जाएंगे। और हमने एक फर्दर टारगेट भी सेट किया है। हम आपस में बैठे पूरी मिनिस्ट्री ऑफ IT और हमने टारगेट सेट किया है कि 2023 में जब हम दोबारा इलेक्शन में जा रहे होंगे इंशाल्लाह ताला इस टारगेट को डबल से भी ज़्यादा करते हुए 5 बिलियन $US तक लेकर जाएंगे। और इसमें हमारी तमाम जो स्टेक होल्डर है उनको हमने शामिल किया, उनके मशवरों को शामिल किया और जहाँ पर हमें इनको इंसेंटिव देना होता था हम उन्हें इंसेंटिव भी दे रहे हैं ताकि करके ये कंसंट्रेट ज़्यादा करें और हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। क्योंकि देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, ये आटा दाल चावल एक्सपोर्ट करके नहीं होगा बल्कि IT से रिलेटेड तमाम चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल ज़्यादा इंशाल्लाह। और सर मुझे लगता है ये ज़रूरी भी इसलिए क्योंकि दुनिया जिस दौड़ में जा चुकी है और हम इस दौड़ में काफ़ी पीछे हैं, इसलिए दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए हमें ज़रा तेज़ होना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी भी यही है कि हम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करें। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, खान साहब का बड़ा रुझान रहता है सयाहत के फ़रोग की तरफ। हुकूमत वसाइल की फराहमी पर भी काम करिए इस हवाले से, लेकिन जब तफरीही मकामात की बात आती है तो वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत या मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल्स का ना आना एक बड़ा मसला होता है। वजारत इंफॉर्मेशन बराए टेक्नोलॉजी वहाँ तक इंटरनेट के सिग्नल्स लाने के लिए लोगों को ये रसाई देने के लिए कि अगर तफरीही मकाम पर हैं, सयाहत के लिए दूर दराज के इलाकों में पहुंचे तो वहां पर अपने प्यारों से बात कर सकेंगे, यानी मोबाइल सर्विस वहां पर होगी। इसके लिए क्या काम हो रहा है? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है कि टूरिज्म को बढ़ाया जाए और फिर हम अगर देखते हैं कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ एरिया है वो तेज़ी से मतलब जैसे कहते हैं टूरिज्म के लिए वेरी अट्रैक्टिव एरिया, ना सिर्फ साउथ के एरिया से यानी कि कराची, लाहौर, तमाम जगहों से लोग बड़ी तादाद में इन इलाकों में जाते हैं नॉर्थ के एरिया में। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी बेहतर हो चुका है तो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। तो क्या मिनिस्टर ऑफ IT ने अपना एक टारगेट सेट किया, क्या कागान, नारान,
चित्राल, बाबुर सट्टॉप, मरी, स्वाद, इनको एक टारगेट सेट किया और हमने क्या कहा कि हर सूरत में यहाँ पे 4G की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इसके ऊपर अरबों रुपए, ट्रस्ट में अरबों रुपए हम इस पे लगा रहे हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। कराची से, लाहौर से, सियालकोट से, पेशावर से मेरा जो टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा उसको कनेक्टिविटी में इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की हदायत है और विजन भी है, तो हम उस पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं। और आपको जानकर यकीनन खुशी होगी कि न सिर्फ ये कि इन एरियाज़ में कर रहे हैं, बल्कि हम तो बाकी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि ये न सिर्फ टूरिज़म बल्कि बाकी लोगों को भी इसमें सब बेहतरी से बेहतरी आ सके। सर, आप खान साहब के विजन की बात करें, डिजिटल पाकिस्तान विजन का तो अहम हिस्सा ये है ना कि जितने भी लोग हैं, तमाम सरकारी और जो बाकी आवाम की सहूलियात को पहुंचाने वाले इदारे, उनको डिजिटलाइज किया जाए। इसके लिए इसके इस्तेमाल की तरगीब देना, लोगों को बताना, आगाही देना, ये सबसे पहला और अहम मरहला है। वजारत IT जो है हमारी, वो इस हवाले से क्या काम करे, क्योंकि जब तक पहला स्टेप हम नहीं उठाएंगे और वो भरपूर तरीके से नहीं उठ जाता तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के डिजिटल विजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और डिजिटल विजन के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्टिविटी, कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी कनेक्टिविटी मौजूद हो। मैं अगर थरपारकर को देखता हूँ या टंडा मोहम्मद खान को देखता हूँ, या अगर बलूचिस्तान में जो इलाके हैं, डेरा बुगटी हैं, अवरान है, नसीराबाद है, या फाटक एरिया है, या पंजाब में मुजफ्फरगढ़, राजनपुर है, या भावलपुर का इलाका है, यहाँ पे कनेक्टिविटी की वो सूरत हाल नहीं है जो कि शहरी इलाकों के अंदर है। अब ट्रस्ट में हमने 31 बिलियन, ये 31 बिलियन हमने पिछले एक साल में खर्च किया है इन इलाकों में, जैसे कहते हैं 4G के टावर्स लगाने में, ब्रॉडबैंड के हवाले से तरक्की करने के लिए। और मेरी इस बात को इस तरह से भी आप टैली कर सकती हैं कि जब 2018 में जिसे कहते हैं वफाकी हुकूमत आई थी, यानी कि वफाकी हुकूमत तश्कील पाई थी, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में 16 करोड़ अवाम के हाथों में मोबाइल फ़ोन था। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 करोड़ 20 लाख अवाम के हाथों में मोबाइल फ़ोन मौजूद है। इसी तरीके से आपने बात की ब्रॉडबैंड, जिसे कहते हैं कि आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। 2018 के अंदर क्या सूरत हाल थी? 2018 में तकरीबन 7 करोड़ अवाम जो ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी के साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये जिसे कहते हैं 7 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। जिसका मतलब ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी और मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। आपने पूछा मुझसे कि वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान, हमने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी फौरी की है, मैं आपके अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले कि तमाम मिनिस्ट्री को ऑटोमेशन पर लेकर आए, यानी पाकिस्तान में 40 डिफरेंट मिनिस्ट्री है, हमने तमाम चीज़ों को इंटरनेट पर कनेक्ट कर दिया है और तमाम चीज़ें जो ऑब्जेक्ट। और अमीन साहब ये बड़ा अच्छा कदम इसलिए भी है क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि सयाहत का फ़रोग वहाँ पर, ये इसका एक टेक्नोलॉजी का फ़रोग यानी चोली दामन का साथ है। अच्छा, एक थोड़ा सियासी सवाल भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कर लेती हूँ। MKM कराची पैकेज न मिलने पर नाराज़ है, नाराज़गी का इजहार कर भी चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकातें भी हुई, ये बैठक भी हुई। क्या आप अपडेट कर सकते हैं कि कराची पैकेज का क्या बना? वो 1100 अरब, अब मुझे वो इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें तो दम तोड़ गई। जब वो 1100 अरब वाली बात होती है तो दिल जो है ना वो बड़ा दुखता है। हम देखेंगे अब कि कराची में आगे फिर से बारिशें होंगी, फिर से हमें क्या पुरानी सूरत हाल नज़र आएगी, लोगों को क्या फिर से उसी दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर कोई भी काम हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अर्ज़ कर 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे ग्रीन लाइन का मनसूबा, ग्रीन लाइन का मनसूबा तकरीबन तकमील के आखिरी मराहल में, मैंने मुख्तलिफ TV चैनल पर ऐलान गालिबन कहा था कि जून जुलाई में मुकम्मल हो। मेरा ख्याल है कि महीना 2 महीना शायद इसमें डिले हो जाए, बस अगर सर और कितना होना है? देखिए ना, इस गवर्नमेंट के इतना टाइम तो गुजर गया, मजीद कितना आवाम को इंतजार करना है? एटलीस्ट कम अज़ कम कराची के अवाम भी लाहौर, पेशावर और मुल्तान के अवाम के कम अज़ कम बराबर तो आ जाएंगे, एयर कंडीशन बस पे सफ़र करने के काबिल तो हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मनसूबा भी आप देखेंगे अगले 2 महीने 3 महीने में इसको भी हम मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरीके से सबसे अच्छी बात कि अगर इस बजट को आप PSDP उठा के देखेंगे तो उस PSDP में कराची के लिए अलग से पैकेज भी रखे गए। प्रॉब्लम क्या है कि सिंध हुकूमत, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है पानी देना, रोड बनाना, सीवरेज देना, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करना, हेल्थ के लिए, इन तमाम चीज़ों पे मुकम्मल नाकाम हो चुकी है।
जिसकी वजह मिसाल कल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसने क्या फरमाया कि सिंध बस से बदतर होता चला जा रहा है। सिंध सूबा रहने के लायक नहीं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट बातें होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये ढीठ किस्म के लोग हैं, ये बेहस किस्म के लोग हैं। इस्तीफा तो उस पे नहीं दिया जाता जब लोग मर जाते हैं, इस्तीफा तो उस पे नहीं दिया जाता जब शहर पानी पानी हो जाता है, इस्तीफा तो किसी चीज पे नहीं दिया जाता, बस मौके पे रखा जाता है कि ज्यादा बारिश तो ज्यादा पानी। अब जरा ये बता दें कि बारिशों के हवाले से मेरा इसलिए ज्यादा इस पे मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि ये एक अवामी मसला है और यकीनन आने वाले वक्त में जब बारिशों का स्पेल आएगा, जो कि हम रोजाना की बुनियादों पे अपडेट भी करते हैं अपनी आवाम को, प्लीज जरा बताएं कि क्या आवाम को वही अंधेरा, सड़कों पे गर्दन गर्दन तक पानी, उसमें तैरते हुए लोग, क्योंकि 1100 अरब वाली जब मैं बात करती हूँ ना, तो ये आपको भी याद होगा कि पिछली जब बारिश हुई थी उसके बाद खान साहब ने कहा था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं सर। नहीं, इसके अंदर अच्छी बात ये है कि वफाकी हुकूमत के इदारा NDA में ये सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट तीनों इस मामले पे एक पेज पर मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर देखेंगे तो कराची में एक बड़ी तादाद में, जैसे 3 इंपॉर्टेंट नाले हैं, महमूदाबाद, गोजर नाला और औरंगी टाउन नाला, इन 3 में से तकरीबन महमूदाबाद तो क्लियर करा लिया गया है। अच्छा। और इसी तरह से गोजर नाले पे ऑलमोस्ट 80% क्लियर, इसी तरह औरंगी टाउन में भी और 80% क्लियर है। बाकी जो 20% क्लियरेंस है, मैं समझता हूँ कि उस पर काम तेजी से जारी बस आ रही है। अच्छा। इसके ऊपर अच्छी बात यह है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। यानी सर अच्छा एक छोटा सा कमेंट ये दे दें कि अब बारिशों का जो स्पेल आएगा कराची में, उसमें आवाम को रिलीफ नजर आएगा? मैं समझता हूँ कम से कम तब्दीली ज़रूर नज़र आएगी पहले के मुकाबले में, कि अल्लाह बचाए कि कराची में जो पिछले साल जो बारिशें हुई थी और जो उसका आफ्टर इफेक्ट हुआ था बहुत ही खौफनाक था। मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने इसे सबक सीखा है, क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारी उनकी बनती है। सर बड़ी अच्छी बात है कि थोड़ा ज़्यादा सबक सीख लेते हैं, और वो जब हम 1100 अरब की बात करते हैं ना, तो उसमें से कुछ लग जाता तो शायद ज़्यादा सूरत हाल बेहतर होती, ज़्यादा तब्दीली हमें नजर आती। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। जब हम मसलों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे मसले भी हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा रूटीन से जुड़े हुए होते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब हर किसी का होता है, लेकिन पुरसुकून और अच्छी जो नींद है ना, वो किसी को नसीब होती है। ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी नींद अच्छी है, पुरसुकून है, तो यकीन जाने आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। इंसान की ज़िंदगी गुजारने के उसूलों पर मुनहसिर है कि उसकी नींद कितनी है या कितने वक्त की वो नींद लेता है। वक्त पर सोना और उठना कामयाब ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। कितने घंटे की नींद इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। और जनाब, नींद और पुरसुकून नींद, ये बड़े मजे की चीज़ है कि इसमें फ़र्क क्या होता है, सोने का सही वक्त क्या है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरीदा अमीन ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। माज़रत, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये बड़े मजे की चीज़ है कि नींद और पुरसुकून नींद, पहले तो ज़रा मुझे इसका फ़र्क बता दें। देखिए, इसमें फ़र्क जो है वो आप ख़ुद भी फील कर सकते हैं, पेशेंट्स भी हम लोगों को बताते हैं कि सोते तो हम हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो अनफ्रेश उठते हैं। हाँ। तो ऐसे एहसास होता है कि जैसे नींद पूरी नहीं हुई है। तो एक जो अमल होता है 24 आवर्स में कि आपने एक अपनी नींद पूरी की और उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि अब एक नए दिन के लिए आप रेडी हैं, वो फीलिंग नहीं आती। अच्छा, जैसे कहते हैं कि 8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि 8 घंटे सोने के बाद भी आप फ्रेश नहीं होते, वो क्या चीज़ है फिर? वो यही है कि जब आप ओवरऑल जो 24 आवर्स में से 8 घंटे की तो नींद हो गई, उसके अलावा जो दिन आपका गुजरता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल गुजरता है कि वो फिर 8 घंटे की नींद भी आपके लिए काफ़ी नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल जो है वो आप एक स्ट्रेसफुल दिन गुजारते हैं। तो आपको जितना भी सो लें, आपको ऐसे लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगेन वही अनफ्रेश वाली फीलिंग। अच्छा, पुरसुकून नींद की जब हम बात करते हैं, उसके लिए क्या वक्त का तयन सही करना ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जैसे सो रहे हैं रात को 12 बजे, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, कि ये रूटीन सही है? देखिए, एक हर किसी की जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में अपनी कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कितनी मेंटल एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि नींद का वो एक अमल होता है कि जिसमें आपकी बॉडी में रिपेयरिंग हो रही होती है। तो आप जब सो रहे होते हैं, आपकी बॉडी फिर भी काम कर रही होती है और रिपेयरिंग हो रही होती है आपकी सेल्स की, आपके खुलियात की। तो हर किसी के लिए वो एक टाइम डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए 6 आवर्स की एक अच्छी पुरसुकून स्लीप भी काफ़ी होती है, कुछ लोगों के लिए 8 घंटे भी काफ़ी नहीं
नहीं होते, लेकिन अराउंड 6 to 8 आवर्स एवरेज में स्लीप होनी चाहिए और एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटे आप सोए फिर आप उठ गए और फिर आप थोड़ी देर के लिए सोए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी नींद आपकी टूटनी नहीं चाहिए ना जी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जो घरेलू खवातीन हैं, सारा दिन वो काम करती हैं, फिर रात को बच्चे या शौहर आ गए, खाना शाना खिलाया, फिर उसके बाद कहीं 1-2 बजे जाके उन्हें सोने का मौका मिलता है, फिर सुबह 8 बजे दोबारा उठ गई जब बच्चों ने स्कूल जाना है, तो उनकी तो नींद तो ख़राब होगी ना। 2 बजे सोई 8 बजे उठ गई, तो वो फिर ना तो एक्टिव रहती हैं, डिप्रेशन में भी रहती हैं, उसका क्या हल है? इसमें ना बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप दोपहर के टाइम पे देखिए नींद लोग पूरी कर लेते हैं, तो इवन जो हाउसवाइफ्स भी होती हैं वो फिर ये करती हैं कि जब बच्चे स्कूल गए होते हैं या आफ्टरनून में जब बच्चे खेलने जाते हैं या किसी और चीज़ में बिज़ी होते हैं, तो तब वो अपनी नींद 2 या 3 घंटे सो जाती हैं। तो जब अगर आप इतना लंबा टाइम जो है वो दोपहर में सो जाएंगे तो फिर रात में नींद आपको देर से आएगी। तो बेहतर ये होता है कि एक शॉर्ट नैप लीजिए, कि अगर आप सोना भी चाहते हैं तो दोपहर में एक हाफ एन आवर का नैप लेके और फिर आपको जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगेन वही जो हेल्थ के जो रूल्स हैं ना वो चेंज नहीं होते हैं जो नेचुरली होने चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि नींद पूरी ना होने की वजह से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान पे हमलावर हो सकती हैं? देखिए, नींद पूरी ना होने से एसोसिएटेड बहुत सारी मेंटल डिजीज़ेस हैं, कि जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो है वो, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आप जो काम करते हैं अपने पूरे दिन में, जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर आपको नींद आती रहेगी तो इश्यूज़ बढ़ेंगे। एक और नींद का बड़ा प्रॉब्लम होता है जो कि कॉमनली हम आजकल देखते हैं, मोटापे के साथ एसोसिएटेड होता है। होता ये है कि जब आप रात में सोते हैं तो आपके, क्योंकि डबल चिन होती है या बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में फ़ैट्स होते हैं, उसकी वजह से नींद में आपकी जो है वो सांस में प्रॉब्लम होता है, आपके जो बॉडी में ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। अच्छा। और फिर उसकी वजह से आप अचानक से आपकी आंख खुलती है। तो अगर आप देखें तो एक तो स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है और फिर अचानक से जैसे सांस रुक गया हो उस तरह से आंख खुल जाती है। ये लोग आसपास के लोग भी ऑब्जर्व करके बताते हैं हमें कि भाई मेरे हस्बैंड की या मेरे अब्बू की जो है वो ऐसे करके आंख खुलती है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं इसको, नींद के दौरान होने वाले हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी। और इससे क्या होता है कि पूरे दिन में सुबह आपको नींद आती रहती है। आप डोज ऑफ करते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट्स पे आप रुके तो आप सो गए। इतना सिवियर मसला होता है, बहुत ख़तरनाक है। इतना सिवियर मसला है कि अगर आप स्ट्रेट रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो नींद आ गई आपको, और बहुत ये डेंजरस हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं कि हर उम्र के अफराद के लिए नींद का दौरानिया मुख्तलिफ है। जैसे अगर मैं ये कह लूँ कि 30 से 40 साल के जो लोग हैं, और ख़ुसूसन वो लोग जो कि दफ्तरों में काम करते हैं, उनके लिए कितने घंटे की, 8 घंटे की नींद ही उनके लिए ज़रूरी है, या फिर उनके लिए कुछ एक अलग है कि अच्छा क्योंकि वो काम करते हैं, सारा दिन एक स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए एक चीज़ अलग हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एवरेज में जो है वो 6 to 8 आवर्स का जो टाइम है नींद के लिए वो ठीक है, लेकिन वो पुरसुकून नींद होनी चाहिए। अच्छा। वो डिस्टर्ब्ड स्लीप नहीं होनी चाहिए। वो जैसे मैंने कहा कि बार बार आँख नहीं खुलनी चाहिए आपकी, और डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तो अच्छी वाली एक नींद हो। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि कहते हैं कि अगर आप गैर मुनासिब खुराक खा रहे हैं तो वो भी आपकी नींद में खलल पैदा करती है। ये भी एक वो है कि रात को जब आप सोना तो थोड़ी ऐसी खुराक खा के सोएं कि आपको नींद पुरसुकून की आए। देखिए, एक तो ये कि हम ये भी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब हम कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल है, रोटी है, तो एक बहुत लंबी वाली नींद आती है। ये भी बात सही है, क्योंकि आपके जो ब्लड सप्लाई है वो आपका पेट की तरफ काफ़ी सारा चला जाता है, जो दिमाग में ब्लड सप्लाई होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन इसी के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा रोगनी, मिर्चों वाली चीज़ें या जंक फूड जैसे फ़ास्ट फूड खाते हैं तो फिर एसिडिटी इश्यूज़ होते हैं रात में। अब आपने खाना खाया और आप जो है वो उसके विद इन हाफ एन आवर्स लेट गए, सो गए, तो वो मुंह की तरफ खाना आता है और फिर जलन पेट में और पेट का फूलना, गैसेस होना। तो अगेन जब भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से हट के कुछ करेंगे तो ये बॉडी जो है वो उसके वो चीखेगी ना कि कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, जैसे आज के वक्त में हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहता है। माँ कहती भी रहती है छोड़ दो, सो जो, नहीं सुनते। अच्छा, उनकी जो डेली रूटीन है उसमें मुझे बताएं कि नींद कितनी और वक्त क्या?
क्या सही वक्त है उनके लिए नींद का कि अच्छा, अब जैसे आपने कहा घरेलू खवातीन दिन में सो जाएंगी उनके लिए बेहतर है, लेकिन बच्चे तो दिन में भी नहीं सोते, वो तो दिन में भी मोबाइल या कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, रात 2-2 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं, तो उनकी भी नींद ख़राब होती है, उनकी भी रूटीन ख़राब होती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बच्चों का ही मसला नहीं है। मेरे पास तो जैसे पेशेंट्स आते हैं तो हस्बैंड अपने वाइफ की शिकायत लगाते हैं और वाइफ्स अपने हस्बैंड की कि ये रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं और फिर नींद नहीं आती और फिर जो है वो ये मसले होते हैं, स्ट्रेस होता है। सो आई थिंक कि देखिए एक स्लीप हाइजीन होती है। जब हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं नींद नहीं आती, तो हम उनको स्लीप हाइजीन के बारे में बताते हैं। इसमें ज़रूरी है कि जब आप बेड पे सोने जाएं तो सिर्फ सोने के लिए जाएं, ना कि टीवी देखें या मोबाइल पे लगे रहें। इवन ये कि खाना भी अगर आपने खाना है तो आप बेड पे ना खाएं, तो बेड को जो है वो सोने के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि ये सोने की जगह है। सो जब ये स्लीप हाइजीन की हम बात करते हैं, हम कहते हैं रात में जो है वो एक नीम गर्म पानी से एक शावर ले लेना या एक दूध का ग्लास पी लेना, नीम गर्म दूध पी लेना, ये बड़ा तो ये अच्छा होता सारी है। चीज़ें जो है ना ये हेल्प करती है। रात में चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करिए सोने से अच्छा, कुछ पहले। लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि चाय पी के मेरा नींद आ जाती है। अब बहुत अच्छी बात है अगर आ जाती वो है, सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, और ये मैं ज़्यादा चाय हम जैसे शायद लोगों की बात नहीं करी जो 2 से 3 कप हो जाते हैं तो ज़्यादा समझते हैं। कुछ लोग ऐसे जो पूरे पूरे फ्लास्क में चाय पीते हैं पूरे ऐसा ही दिन में। कुछ एक ख़ास, मैं अगेन किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक ख़ास हमारे कुछ जगह के रहने वाले लोग होते हैं जो अलग, जैसे चाय में नमक डाल के भी पिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो इतना चाय पीते हैं और फिर ज़ाहिर है नींद ख़राब होती है। इतना आप कैफीन पियेंगे तो नींद क्या- कैसे आएगी? अच्छा, कोई मुझे ना एक ऐसा नुस्खा बता दें कि आप लेटो ना फौरन नींद आ जाए आपको, क्योंकि मेरे साथ होता नहीं है। मैं जब भी सोने के लिए लेटती हूँ तो जनाब होता ये है कि 2-3 घंटे तो चीज़ें ही सोचती रहती हूँ। कुछ ऐसा हो कि आप लेटो ना फौरन से आपको नींद आ जाए? आई थिंक देखिए स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए कुछ थेरेपीज़ काम करती हैं बहुत अच्छे से। तो कुछ मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं। जैसे कि मैं कुछ आपको बताऊं कि ऐसे मुट्ठियों को तेज़ी से बहुत ज़ोर से बंद करना, और जब आपको हल्का सा दर्द महसूस होने लगे तो ऐसे करके छोड़ देना, ठीक है। एक ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। फिर इस तरीके से हाथों को अपने चेस्ट से लगा के और एक दूसरे से अलग कर कोशिश करना, और बहुत ज़्यादा जैसे ज़ोर लगाना और फिर उसको रिलैक्स कर देना। Relax कर। तीसरी ब्रीदिंग एक्टिविटी होती है जिसमें लंबा गहरा सांस पेट पे हाथ रख के और पेट बाहर निकाल के सांस लेना। अच्छा। लंबा सांस लेना, जितनी देर आप रोक सकते हैं उसके बाद सांस को छोड़ देना। और इमेजिनेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छी जगह पर हैं और वहाँ पर आप बहुत मज़ा कर रहे हैं। और हम हमेशा ये एक्सरसाइजेज कुछ लोगों को कराते भी हैं क्लिनिक्स में जिनको बहुत सिवियर किस्म के स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, कि जैसे आप ये सोचते हैं कि एक दूर दरख्त है, वहाँ से जो है वो एक पत्ता गिरता है और वो पत्ता आपके तमाम दिन की मुश्किलात को, तमाम दिन के प्रॉब्लम्स को लेके और नहर में बह रहा है और आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यहाँ तक कि वो आँखों से ओझल हो जाए। और आप अपने रिलीजन के हिसाब से अल्लाह का नाम ले सकते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये दुरूद शरीफ पढ़ मतलब ये एक कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को एक फेथ दिलाती हैं कि देयर इज़ समवन जिस पर आप अपनी मुश्किलात को छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेहतर, यकीनन आपके स्ट्रेस को भी रिलैक्स करती हैं और आपकी स्लीप को भी बेहतर और पुरसुकून नींद का जरिया भी बने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो उन्होंने थेरेपी ज़रूर करूँगी, आप भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी नींद को सिर्फ नींद नहीं बल्कि पुरसुकून नींद बनाएं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। बास्केटबॉल का शौक यहाँ पर बढ़ने लगा है। बच्चों के लिए बास्केटबॉल एकेडमी बना दी गई है। इस एकेडमी में किस उम्र के बच्चे होते हैं और किस तरह से उनकी ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी खेल की बात करते हैं तो वो छोटा नहीं होता, क्योंकि इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं इंसान की अपनी ज़ाती हैसियत के लिए और उसके साथ ही साथ मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बड़ा अहम होता है। हुज़ैफ़ा खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फन और महारत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इस मिसाल का अमली नमूना पेश किया कराची के कम उम्र बच्चों ने, जिनकी बास्केटबॉल के खेल में दिलचस्पी ने सबको हैरान कर दिया।
गेंद को कंट्रोल कैसे करना है, डॉजिंग किस तरह करनी है। बास्केटबॉल एकेडमी में बच्चों को सब सिखाया जा रहा है। बच्चे इस एकेडमी में मुख्तलिफ ड्रिल्स करते दिखाई दिए। ये आपसे बॉल नहीं कंट्रोल होती, जब आप शॉट उठा रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो आपकी वहाँ तक टच नहीं होती है, मुश्किल होती थी। हम लोग ड्रिबल, डबल हैंड, रनिंग शॉट्स, मैथ सब। मैं 6 मंथ से बास्केटबॉल खेली हूँ और मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती सो गए। एकेडमी ट्रेनर बच्चों को दिन में 1.5 घंटे ट्रेनिंग करवाते हैं। आइडियल एज 10 ईयर्स। इतनी एज से जो बच्चे खेलना सीखते हैं ना, वो आगे जाके चैंपियन बनते हैं। बास्केटबॉल का खेल न सिर्फ बच्चों को फिट रखता है बल्कि इनकी ज़हनी सलाहियत में भी इजाफा करता है। बास्केटबॉल के ये गेम इन नन्हे बच्चों के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये पूरी सलाहियत रखते हैं कि मेहनत करके इस खेल में अपना लोहा मनवाएं। कैमरामैन सनाउल्लाह डारी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पुराने वक्तों में हम आपको लिए चलते हैं। 90 की दिहाई की अगर मैं बात करूं तो उसका एक आम खेल था गुलेल, जो कि अब दौरे जदीद में कहीं गायब हो गए, यानी बहुत ही कम हमें नज़र आता है। कराची या लाहौर में मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अब भी इस रवायती खेल को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है। पेशावर में लकड़ी से बनी मुनफरिद गुलेल आज भी फ़रोख्त होती है। शुएब जो कि घूमने फिरने गए हुए हैं और जनाब मज़े की वीडियोज़ हम रोज़ाना उनकी सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं, तो नमक मंडी की मशहूर गुलेल मार्केट वो गए हैं और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा है, किस तरह से इस मार्केट को पाया है, आपको भी दिखाते हैं। बच्चों से आज है मेरा सवाल कि मेरे हाथ में है क्या। खामोश मैं इसलिए कि शायद कोई बच्चा जवाब दे दे। मुझे यकीन है बहुत से बच्चों ने जवाब नहीं दिया होगा। हम किताबों में बच्चों को पढ़ाते हैं गैन से गुलेल, हमने भी पढ़ा था, उसके बाद कहीं नज़र ही नहीं आई। आज हम जहाँ पर आए हैं वहाँ हमें गुलेल ही गुलेल नज़र आ रही है। तो जनाब मैं मौजूद हूँ इस वक्त पेशावर की नमक मंडी की गुलेल मार्केट में। पाकिस्तान की ये वाहिद मार्केट है जहाँ गुलेलें बनती हैं, सप्लाई होती हैं। 10 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की ये गुलेल। किन महीनों में इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, कैसे इसकी तैयारी होती है और ये मार्केट कितनी पुरानी है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाला कितनी पुरानी मार्केट है ये? ये कम से कम जब पाकिस्तान से अगले जितना पुराना मार्केट ये है ना, तो इधर 2-3 जगह है, या किसा खानी या नमक मंडी। अच्छा, ये बिल्कुल पुरानी मार्केट है। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे लाला ये बताएं कि हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत से लोग काम चेंज कर लेते हैं। जिस तरह गुलेल आप लोगों का अगर काम हो, जद्दी पुश्ती काम हो, बड़े करते हो, तो आप लोगों ने इसको कंटिन्यू क्यों किया? क्या इतना इसमें फ़ायदा है? नहीं, बस ये 2-4 महीनों में जो है ना इतना बिक जाता है, तो इंसान का जो है ना 1 साल इसमें जो है ना वो खर्च उसको मिल जाता है। अच्छा, यही काम करते हैं। कि कौन से महीने में इसकी डिमांड बढ़ जाती है? जो है ना जो कणक जो है ना वो जो शुरू हो जाता है ना, और तो आखिर में कणक ख़त्म हो जाते हैं तो उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है। ख़वातीन जो है ना ये तैयार कर लेती है। इधर बहुत गरीब औरतें हैं जो अपनी मजदूरी कर लेते हैं ना, तो ये 200 का, 250 का, 300 का ये गुलेल जो है ना वो बना के ये दुकानदारों को दे देता है। अच्छा। दुकानदार उसको बेच देते हैं, वो ख़वातीन जो उसको तैयार कर लेते हैं, इसको वापस आ जाते हैं, फिर ये लोग बेचते हैं। यानी ख़वातीन को भी एक अच्छा रोजगार मिल जाता है इसके ज़रिए। बस हाँ, 200-300-400 रुपए और जो औरत को मिल जाती है तो उसके लिए बहुत होता है। ठीक है। कभी आपने ये सोचा कि गुलेल का काम छोड़ के कोई और काम कर लें, दुकान में गुलेल के बजाय कुछ और रख लें? यार वो जो है ना वो ये पता नहीं, इसके जो बड़े हैं हमारे इस हिसाब से ये शुरू है, अभी तक वही है। बड़ों ने किया था, आपने किया, बच्चे भी यही करेंगे? यही करें, हम कर रहे हैं। अभी तो बच्चे कोई स्कूल पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं ये। ठीक है, कर रहे हैं। और ये गुलेल इसलिए नहीं बना कि ये शिकार, ये गुलेल जो है ना ये इसलिए बना हुआ है कि जो चिड़ियाँ आ जाती हैं बाग को ख़राब कर लेती है, तो वो जो है ना ज़मींदार उसको जो है ना वटा जो मार लेता है तो उसको दौड़ा देता है। इसी बाजार की एक और दुकान पर आ गए हम और अब है मेरे पास महंगी वाली गुलेल, क्योंकि इस पर मेहनत ज़्यादा हुई है, इस पर मोती लगे हुए हैं, तो ये डेकोरेशन के लिए भी लोग ले जा सकते हैं। मेरा तो ये ख्याल है, मैं तो सोच रहा हूँ कि डेकोरेशन के लिए लेकर जाऊँगा यहाँ से। इस दुकान के मालिक से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, ये महंगी वाली गुलेल ये कितने की है? ये 350 रुपये का है। अच्छा, इसकी तैयारी से मुतालिक मुझे बताएं, इसमें लकड़ी भी कोई ख़ास इस्तेमाल होती है? हाँ, बस इसमें
मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन सारा दिन में 1, 2, 3 बनाते हैं बस। पेशावर की ख़वातीन के लिए जी बड़ा अच्छा ये एक रोज़गार है, स्किल है, ज़ाहिर है कि घर में वो तैयार करती हैं और फिर दुकान यहाँ पर मौजूद है, बाज़ार मौजूद है और वो सप्लाई करती हैं। सोचा हमने चूँकि आए हैं हम विज़िट पर, आए हैं हम पेशावर, तो आपको दिखाएं वो जो पहले आपने कभी देखा नहीं था, क्योंकि हम खुद भी ये पहली बार देख रहे हैं ऐसा बाज़ार, ऐसी दुकान जहाँ पर मिल रही है गुलेल। तो प्यारे बच्चों, ये होती है गैन से गुलेल। आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान के नौजवान जहां भी जाते हैं मुल्क का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि ये तो हकीकत है, जानी मानी हकीकत है कि पाकिस्तानियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ऐसे एक पाकिस्तानी इंजीनियर अहमद ओवैस ने शानदार कारनामे से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, जिस पर अमरीकी सिफारत खाना भी उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहा है। सोर्स इंजीनियर अहमद ओवैस ने नासा के मरीख 2020 हेलीकॉप्टर मिशन के लिए सॉफ्टवेयर का कोड तरतीब दे दिया है। और जनाब, ये जो नासा का छोटा हेलीकॉप्टर है मरीख पर उड़ाया था। हेलीकॉप्टर ने मरीख पर कामयाब उड़ान जो है ये भरी थी और इसके बाद उनकी कामयाबियों का जो सफ़र है वो शुरू हुआ और जिस तरह से उन्होंने कामयाबियां तय की उस तरह पाकिस्तान का सर भी फ़ख्र से बुलंद होता रहा। इसी पर बात करने के लिए आज अहमद ने हमें ख़ुद ज्वाइन किया है। अहमद, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपको जिस जगह से नवाजा गया है या आपको जिस जगह ने बताया है कि आपका काम बड़ा बेहतरीन है, वो जगह छोटी नहीं है। ये बताएगा कि पाकिस्तान से अमेरिका और अमेरिका से मरीख तक टेक्नोलॉजी, ये सफ़र तय कैसे हुआ? तो मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की थी, मेरे ख्याल से मेरे घर में कंप्यूटर आया था थैंक्स टू माय पेरेंट्स इन 1997। और 1999 के अंदर मैंने सुना था कि मेरी एक कज़न है वो जावा पढ़ रही हैं यूडी लाहौर। तो वहाँ से मुझे काइंड ऑफ थोड़ा बहुत शौक हुआ, एक मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ। और फिर 2002 के अंदर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। यूरो कप हो रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था, लुई को जो है खेल रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पर मैंने एक वेबसाइट बनाई यूरो कप के ऊपर और HTML और CSS थोड़ी बहुत थी। CGP.net एक वेबसाइट हुआ करती थी, उस पर फ्री होस्टिंग मिल जाती थी। वहाँ से बेसिकली थोड़ा बहुत शौक पैदा हुआ कि अच्छा दिस इज़ हाउ यू प्रोग्राम, ये लॉजिक होती है और इस तरीके से काम होता है। थोड़ी मोटी HTML और CSS कोड स्निपेट्स पे जो है काम होता रहा। फिर ये है कि मेरी फैमिली में मेरे से पहले कोई 10, 11, 12 जो हैं इंजीनियर्स थे और इस टाइम पे मैं तकरीबन 11-12 साल का ही हूँगा। अच्छा। तो ब्लॉगिंग करता रहा, डिज़ाइन में इंटरेस्ट आ गया, इससे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया। 2008-9 के करीब में काफ़ी सीरियसली प्रोग्रामिंग को परसू कर रहा था। मैं C++ सीख रहा था, मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा था, PHP पे काम कर रहा था। तो ये सब कुछ चल रहा था। साथ ही मैंने जो है अपनी फैमिली में जो है मैंने जैसे बताया मेरे से पहले कोई 10-11 इंजीनियर्स थे, वो सारे यूटी लाहौर से थे, सब के सब जो हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। तो जब मैंने एडवाइस मांगी तो सब ने मुझे यही बताया कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मदर ऑफ एवरी फील्ड है, लाइक स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस, तो गो विद दैट। ये है कि मैं थोड़ा सा रिसर्च से भागता था, मैथ से थोड़ा भागता था, तो मेरा हमेशा जो है ना दिल लॉजिक डिज़ाइनिंग और इस साइड पे रहा। हमेशा प्रोग्रामिंग की तरफ जो है मैं पढ़ता रहा। शुरू में लाइब्रेरी से बुक ऑथराइज करवा लेनी या कभी कभार जो है कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट जाके उनके लेक्चर ले लेने। तो वहाँ से मैं खुद ही सीखता गया। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद तक ये हो गया था कि मैं इतना सीख चुका था, मुझे इतना थोड़ा सा बिलीफ पैदा हो गया था अपने ऊपर कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ स्विच कर सकता। ठीक है अहमद, ये तो आपका शौक था ना और आपका इंटरेस्ट था। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी नौजवान तबका, आप कोई पैगाम उन्हें देना चाहें कि वो किस तरह से अपने करियर को सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल इस चीज़ में बड़ी कंफ्यूज रहती है कि क्या करें और क्या ना करें। स्टूडेंट हैं या आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, तो मेरी जो एक एडवाइस है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, रीड द सोर्स कोड। आप सिर्फ बुक्स ना पढ़ें, आप सिर्फ कोर्सेज ना देखें, आप दूसरों का लिखा हुआ कोड रीड करें। दैट इज़ इक्विवेलेंट टू जस्ट लाइक रीडिंग बुक्स फ्रॉम अ रियली गुड ऑथर। सो आप जाएं, ओपन सोर्स कोड देखें, अच्छा ओपन सोर्स कोड, रिएक्ट की कोड उठा के खोल के देखें, उसको समझें, पढ़ें। जो सिर्फ इफ़ यू ट्राई एंड रीड द सोर्स कोड, उससे जो आपको एक डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट मिलता है, आपको समझ आती है कि अच्छा इस तरीके से भी ये काम हो सकता है, इस तरीके से भी काम हो सकता है, वो आपको और कहीं नहीं मिल सकता। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ओपन सोर्स पे थोड़ा और रिलाई करें, शेयर व्हाट यू नो, और लोगों का कोड पढ़ें, उससे सीखें और मुल्क का नाम रोशन करें।
ठीक, अहमद बेहद शुक्रिया। और जो लोग अहमद को देख रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि ज़िंदगी में कुछ करें, हर कोई ये चाहता है, तो यकीन करें कि ये जो हमारे ऐसे हुनर है ना, ऐसा जो हमारा टैलेंट है, वो आप लोगों के लिए बड़ा सबक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और इस बार भी मुस्तहिकीन की बड़ी ईद बड़ी शानदार होगी, क्योंकि कराची में फलाही इदारे ने मुस्तहिकीन की ईद कुर्बा को यादगार बनाने के लिए मंडी सजा ली है। अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन वक्त से पहले मंडी सज चुकी है। मुखय्यर हजरात ने मुस्तहिकीन को कुर्बानी में शरीक करने के लिए ऊँट, बैल और बकरे अतिया किए हैं। और जनाब ये नायाब किस्म के हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद ही आपको मंडियों में आम मिलती हैं, इसलिए हम इनको नायाब भी कहते हैं। ईद उल अज़हा के रोज़ इनको ज़िबा किया जाएगा, और ज़िबा करके जो गोश्त है वो मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। और ये यकीन करें कि ये ज़्यादा हकदार होते हैं, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है। इस साल इस कार्य खैर को अंजाम देने वाले समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। JDC से इनका ताल्लुक़ है। ज़फ़र भाई, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इन जानवरों को देख रही हूँ, और आपके पीछे तो मंडी भी लगी हुई है। बड़े नायाब और मुनफरिद जानवर, और यकीनन इनकी कीमतें भी कम नहीं होंगी, क्योंकि एक आम सा जो जानवर है उसकी कीमत हर दफ़ा आसमान से बातें करती है। महंगाई, बेरोज़गारी के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो इंसानी खिदमत का जज्बा है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अब तक कितने मवेशी आपके पास इकट्ठे हो चुके हैं? के करीब मवेशी आ चुके हैं, और चूँकि ये पिछले 1 दिहाई से ज़्यादा अरसा हो गया है, और JDC कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन में पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम है सभी हिस्सा ले रहे होते हैं। मुखय्यर हज़रात अपनी जानिब से इंतहाई खूबसूरत जानवर ख़रीद के दे रहे होते हैं। उसके अलावा जो लोग हिस्सा डालते हैं उसके जानवर ख़रीदते हैं, उसका भी सारा गोश्त मुस्तहिकीन को ही दिया जाता है। वो भी तकरीबन सैकड़ों ऊँट, गाय, बकरे, बैल, भैंसे, दुम्बे होते हैं। और सिलसिला इसका यही होता है कि ईद के तीसरे दिन इसकी कुर्बानी होती है, और उसमें चारों मसालिक के जय्यद उलमाए कराम उतरते हैं, अपने हाथ से ऊँट नहर करते हैं। बल्कि हम ये बात भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ऊँटों की मुस्तहिकीन के लिए की जाने वाली सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। बल्कि इस वक्त भी तुर्की से जो ऊँट मंगवाए 2 कोहान वाले, वो यहाँ पिज़्ज़ा पॉइंट और हवेली रेस्टोरेंट वालों की जानिब से दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा भैंसा जो है, जो तकरीबन जिसको कह रहे हैं 80 मन का है, वो एक साहब ने दिया है लाके, वो खड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बैल लोगों ने दिए हैं, और इंतहाई खूबसूरत नस्ल के बकरे दिए हैं। आज भी हमारी टीम तकरीबन 50 ऊँट ख़रीदने उमरकोट गई हुई है। ज़फ़र भाई, वो जो आप बैल का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं चाहूँगी ज़रा करीब से जाके आप दिखा दें, ताकि नाजरीन भी हमारे देख, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है, इतना बड़ा बैल। ये दो कोहान वाले ऊँट हैं। अच्छा, ये तुर्की से आए, 3 महीने का सफ़र करके आए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये वो भैंसा है। अच्छा। आइएगा भाई, ये दिखा दें ज़रा। माशाल्लाह। ये नॉर्मल लोगों ने ये नहीं देखा होगा इस तरह से। ये आप अगर इस तरफ से देखें, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, ऊपर आ जाएगा। और ये 80 मन आप बता रहे हैं? काफ़ी बड़ा है। जिसने दिया उसने ये बोला, जिन साहब ने लिया है, एक साहब ने ये भी डोनेट किया है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन भैंसें हैं, छोटी जो गहनी गाय होती हैं, ये सारी वो खूबसूरत चीज़ें हैं। देखें, ये देखें, ये 4 सींग वाला दुम्बा है यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल जो हिरन जैसे ये 4 सींग वाले दुम्बे हैं। बाकी ये हिरन जैसे बकरे हैं सारे अंदर, और इसके अलावा सैकड़ों बकरे होते हैं यहाँ पर। अभी तो दिन हैं, लोगों ने देना शुरू कर दिया। ये देखें, ये जितने बकरे दुम्बे हैं, और इस तरफ सारी ये ऑस्ट्रेलियन गायें हैं सारी। इसमें ब्राउन ऑस्ट्रेलियन हैं, ब्लैक हैं, वाइट हैं, और काफ़ी बड़े बड़े जानवर होते हैं सारे। और सिलसिला बस यही है कि वो लोग जिन्होंने जो गोश्त सारा साल नहीं खरीद के खा सकते, या शायद जिन्होंने 5 साल गोश्त ना खरीदा हो, इतने मुश्किल हालात में। ज़फ़र भाई, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि मुस्तहिकीन जब ऐसे नायाब जानवरों का गोश्त उनके घरों में जाता है, उन्हें मिलता है, तो उनकी तो खुशी ईद पे बड़ी खुशी बन जाती है, ज़्यादा दुबाला हो जाती है। क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि ये हैरत में, हाँ जी, वो एक हैरत में आ जाते हैं। उनको यकीन नहीं आता कि कोई शख्स उनके दरवाजे पर 5 किलो गोश्त लेकर आया है। चूँकि यहाँ पर सैकड़ों जानवर कुर्बान होते हैं, 50-60 ऊँट होते हैं, फिर उसके बाद 50 से 60 गायें होती हैं, फिर सैकड़े दुम्बे, भैंसे। तो जब अब किसी मुस्तहिक आबादी में हमारा नुमाइंदा पहुंचते हैं, हमारी गाड़ियां, हमारे ट्रक, हमारे सुजुकियां पहुंचती हैं, तो वो हर घर में 5-5 किलो का थैला देते हैं गोश्त का। आप यकीन करें, लोग हैरत में आ जाते हैं कि आप मेरे घर पे 50 किलो का थैला दे रहे हैं। जो बकरे कट रहे होते हैं, यकीन करें, एक बकरे का गोश्त सिर्फ 2 घरों में जाता है। यानी हमने क्या किया कि उसके 6 किलो का एक पैकेट बना दिया, 6 किलो का दूसरा पैकेट बना दिया। इसी तरह से ये तो कुछ भी नहीं है। आपसे ठीक 10 दिन बाद यहाँ पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक और दूसरे कोने पे वहाँ से वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गाय, बैल, बकरे, दुम्बे और ऊँटों की ये पोजीशन होती है। पिछले साल भी माशाल्लाह यहाँ तकरीबन सफ़ेद ऊँट जो थे वो 50 से ज़्यादा थे, फिर ब्राउन ऊँट थे।
मकसद सिर्फ एक है कि गरीब का बच्चा जो है वो भी ईद के 3 दिन कम से कम तीनों टाइम गोश्त तो खाए, उसको तो पता चले बिरयानी क्या होती है, कोरमा क्या होता है, हलीम क्या होती है, गोश्त का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है। और जफर भाई इन लोगों का जो हक है वो सबसे ज़्यादा है। मुझे बताएं, जब हम गोश्त की तकसीम की बात करते हैं तो एक बड़ा मसला होता है ये हर घर में देना और देख के देना कि मुस्तहिक है या भी नहीं है। कोरोना के दौरान SOPs पर अमल दरामद करते हुए गोश्त की तकसीम को कैसे मुमकिन बनाएंगे आप? देखें, ये जो ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ JDC कुर्बानी बराए मुस्तकीन, इसमें जब जानवर कट रहे होते हैं तो तकरीबन 400 के करीब कसाई इसमें हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसमें मुख्तलिफ NGOs की गाड़ियाँ, मदारिस की गाड़ियाँ, इलाकों से आई हुई गाड़ियाँ, खुदा की बस्ती, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, तमाम वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद होते हैं। ट्रकों में, शेज़ोरों में, सुजुकी गाड़ियों में गोश्त भर भर के सिर्फ जा रहा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम होती है। यहाँ जानवर गिर रहे होते हैं, यहाँ फैसल कुरैशी साहब, यहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद होते हैं, मीडिया के लोग मौजूद होते हैं, सेलिब्रिटीज़ मौजूद होती हैं, उलमाए कराम मौजूद होते हैं, इसकी निगरानी हो रही होती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ जाएँ वो पूरे जानवर भेज रहे होते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि वो महरूम तबका जो तसव्वुर नहीं कर सकता कि 600 रुपए किलो गोश्त उसके बच्चे कभी खाएंगे, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है ना, आपने इस काबिल छोड़ा ही नहीं लोगों को। 25,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी जो है 20,000 किराया, 15,000 घर का किराया देने के बाद, 8,000 बिजली का बिल देने के पास वो 3,000 रुपए में महीना कैसे गुजार रहा है 6,000 में, ये कोई समझ ही नहीं सकता। ना कोई समझना चाह रहा है कि भाई तुम 6,000 रुपए में राशन कहाँ से ला रहे हो, तुम 6,000 में बच्चों की फीसें कैसे दे रहे हो, तुम 6,000 रुपए में दवाई कहाँ से ला रहे हो, तुम 6,000 में माँ बाप को कैसे पाल रहे हो। तो वो 6,000 में गोश्त तो नहीं खिला सकता, वो रोटी नहीं खिला पा रहा, खुश्क रोटी नहीं खिला पा रहा कि रोटी प्याज से खा ले, अचार से खा ले। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है ये। बिल्कुल तो ऐसा मैं तो ही यही है। अपील करूंगा और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि ये जो बड़ी ईद पे ये बड़ा कदम उठाया जाता है, ये बड़ी खुशियाँ जो लोगों को दी जाती हैं, खुसूसन उन लोगों को जो कि बड़े हकदार है इस चीज़ के। अच्छा जफ़र भाई, अभी तो ईद क़ुरबा में वक्त भी है, आपको क्या लग रहा है कि मवेशियों की तादाद में इजाफा मज़ीद हो जाएगा? और अगर इजाफा आपकी नज़र में है कि इजाफा होता है, जैसे आप बता भी रहेंगे अभी तो ये स्टार्ट है, तो कितना इजाफा हो जाएगा? देखें, यहाँ पर सैकड़ों जानवर होंगे, सैकड़ों। मेरी इस वक्त भी टीमें उमरकोट में मौजूद हैं। हमें पता है ना, अगर हम वही ऊँट यहाँ से ख़रीदेंगे हमें पड़ेगा 4 लाख रुपए का, तो वो वहाँ तक मौजूद है कि वहाँ से सस्ते ऊँट मिल जाएंगे, आधी कीमत में या उससे भी कम पे मिल जाएंगे। ऊँट लेने का मकसद क्या? ऊँट लेने का मकसद ये है कि 1,00,000-1.5 लाख रुपये में या 1,70,000 में ऊँट मिल रहा है, उसमें से 8 या 10 मन गोश्त मिल रहा है, तो कितना फ़ायदा है। 10 मन गोश्त के लिए मुझे 5 गाय लानी पड़ेंगी, वो मुझे पड़ेंगी 10 लाख रुपए की। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम भी गरीब के बच्चे को बोलें, भाई आप भी अपने घर में उसी तरह से गोश्त खाएं जैसे हम खाते हैं। बोटी का साइज़ वही होना चाहिए जो मेरे और आपके घर में इस्तेमाल होता है। वो क्यों चने के साइज़ की बोटी काट के खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा? इतनी महरूमियाँ बढ़ चुकी हैं, इतनी महरूमियाँ बढ़ चुकी हैं जिसकी वो इंतहा नहीं है। मैं फिर यही अपील करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से कि आगे बढ़िए। अगर आप अपने घर में एक जानवर ला रहे हैं, मुस्तकीन के लिए भी एक जानवर दें, क्योंकि वो पूरा जानवर ही मुस्तकीन को जाएगा। और बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा कदम है। जफ़र भाई बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि हम बात भी करें कि ईद क़ुरबा में अभी वक्त भी है और जनाब जैसे वक्त गुजरेगी मजीद सजेगी, और यकीन करें कि बड़ी ईद के ये लोग जो हैं, ये जो मुस्तहकीन हैं, ये बड़े हकदार होते हैं, तो ज़्यादा नज़र इन पे रखें। हमने पिछले हफ्ते आपको खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर फाल होने वाले पोर्ट से मुतालिक बताया था, खबर दी थी जनाब कि अभी आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। बस ये खबर मिलना थी कि शुएब जो हैं वो कैसे घर बैठ सकते थे। बस शुएब पहुँच गए हैं यहाँ पर और जनाब उन्होंने वहाँ पर घूमना फिरना शुरू कर दिया है। वहाँ उन्होंने क्या कुछ देखा है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और उन्हीं के कैमरे की आंख से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग महक, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कैलाश वैली में, लेकिन सिर्फ कैलाश वैली की बात करने नहीं आया। केपी गवर्नमेंट, केपी टूरिज़म डिपार्टमेंट जिस तरीके से मुख्तलिफ लोकेशंस में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए और टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश कर रहा है। इस वक्त बैकग्राउंड में खूबसूरत पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये खूबसूरत इलाका, ये खूबसूरत लोगों का इलाका, यहाँ पर हम आए हैं और पूरा हफ्ता हम आपको नया दिन के व्यूवर्स को दिखाएंगे कि खूबसूरत केपी, खूबसूरत पाकिस्तान और कैसे वेलकम कर रहे हैं हम टूरिस्ट को, क्योंकि अब लॉकडाउन में नरमी के बाद सबका रुख है टूरिस्ट स्पॉट्स की जाने पर, स्पेशली फॉर द फैमिलीज। टूरिज्म डिपार्टमेंट किस तरह के प्लान्स लेकर आ रहे हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे, वो सब हम इंटरनेशनल व्यूवर्स को दिखाएंगे। कोविड से नुकसान हुआ पाकिस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री का, लेकिन अब नहीं होगा, हमने इन्वेस्ट किया है इसमें। और जब हम आए हैं यहाँ पर कैलाश वैली में तो यहाँ के लोग जो हैं जिस तरह से वो वेलकम करते हैं,
वो भी आपको दिखाते हैं। और वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दिस लैंड हमारे साथ मौजूद है, शपाता। कैसी हैं आप? क्या बात है जी, क्या बात है जी, ये इनकी तरफ से खूबसूरत वेलकम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जो खूबसूरत सा इलाका, खूबसूरत से लोग जी, बड़ा खूबसूरत तरीके से करते हैं वेलकम। तो ये ईद तक हमने आपको मामलात दिखाने हैं यहाँ के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाकर। चलें एंजॉय करें और जैसे जैसे घूमेंगे फिरेंगे हमें भी सैर कराते रहेंगे। हम यहीं पे रहेंगे, आप घरों में मौजूद रहेंगे, लेकिन शुएब वहाँ पर होंगे, वहाँ के सयाहती मकामात की हम सैर करेंगे। जैसा कि शुएब ने भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाहत के फ़रोग के लिए बहुत काम किया, जो कि एक अच्छी बात है। और एक और ख़बर हम आपको देते हैं कि महकमा सयाहत के ज़ेरे एहतमाम अब तक पेशावर, नरान, कलाम, स्वात, चित्राल, बहरीन और नथिया गली में 500 से ज़ायद अफराद को खुसूसी तरबियत दी जा रही है। इस तरबियत का मकसद सयाहत से वाबस्ता अफराद को कोरोना SOPs पर अमल दरामद का तरीक़ाकार सिखाना है। इस तरबियत के ज़रिए कोरोना का फैलाव रोकने और महफूज सयाहत के फ़रोग में मदद मिलेगी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा लतीफ़ुल रहमान साहब ने। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं जिस तरह से काम हो रहा है, और काम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की खूबसूरती हर कोई देखना चाहता है। कोरोना के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत की बहाली पर महकमा सयाहत क्या क्या इक़दामात उठा रही है? जी, जब से कोरोना वायरस ने हमारे मुल्क में कदम जमाए हैं तब से महकमा सियाहत का शोबा जो है वो इससे काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 के करीब लोग जो है सियाहत से के शोबे से वाबस्ता अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महकमा सियाहत ने मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो कदम वो ये था कि जितने भी होटल एंड रेस्टोरेंट्स थे उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और उनकी सालाना फ़ीस जो थी वो कोविड के नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए पिछले साल माली साल में माफ़ कर दी गई है। इसके अलावा इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स और जो टूर ऑपरेटर्स हैं इनको अपना कारोबार सेफ़ टूरिज़म के तहत चलाने के लिए वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद किया गया, जो कि पिछले साल जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उस पे भी इनेकाद किया गया, जबकि इस साल दोबारा जब कोविड लॉकडाउन ईद के बाद उठाया गया तो उसमें ये ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद किया गया। सही, ठीक। लतीफ़ साहब, मुझे ये भी बताएं कि सयाहती मकामात पर SOPs पर अमल दरामद के लिए तरबियती वर्कशॉप सूबे के किन किन मुख्तलिफ अजला में इस वक्त जारी है? ट्रेनिंग जो है वो 2 मरहलों में जारी है, जिसका पहला मरहला सवात और नारान में 31 मई से लेकर 5 जून तक हो चुका है। अब दूसरे मरहले में हम चित्राल, दीरअपर, एबटाबाद और पेशावर में ये ट्रेनिंग्स फराम कर रहे हैं। सही, ठीक। सर, ये जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स है ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इसी से मुतालिक मैं मज़ीद भी इसलिए जानना चाहूँगी ताकि लोगों को भी पता चले कि कितनी संजीदगी से इस चीज़ को लिया जा रहा है। मुझे भी बताएगा कि किन शोबों से वाबस्ता अफराद को इस ट्रेनिंग में शामिल किया जा रहा है? ये ट्रेनिंग सेशंस जो हैं ये सियाहत के शोबे से वाबस्ता अफराद, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हों या प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनके लिए मुनक्किद की जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में वो तमाम इदारे जिनका सियाहत के शोबे से बराह रास्त ताल्लुक़ है, जिसमें रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी के जो अफराद हैं वो इसमें शामिल हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में होटल ऑपरेटर्स, रेस्टोरेंट्स और टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स इसमें शामिल हैं। ठीक। अच्छा सर, ये कदम तो उठा लिया कि तरबियत दी जा रही है ताकि आने वाले लोगों को वो आगे से सिखा सकें कि किस तरह से आपने कोविड से बचना है, SOPs पर कितने हद तक अमल करना है। इस तरबियती वर्कशॉप से आपकी नज़र में कितना फ़ायदा होगा?
इन वर्कशॉप का बड़ी हद तक फ़ायदा देखने में आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से सेफ़ टूरिज़म एक नई इस्तिलाह मुतारिफ़ हुई है और कोशिश इस बात की जा रही है कि जो सयाह हज़रात इन सयाहती मकामात का रुख करते हैं उनको सेफ़ टूरिज़म के तहत जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। अब इन ट्रेनिंग्स की बदौलत होटल मालिकान और रेस्टोरेंट मालिकान जो हैं वो इस बात पर अमल कर रहे हैं कि किस तरह वो जो SOPs और गाइडलाइंस हैं उनके अंडर रहते हुए सयाहों को सर्विसेज फराहम करें। ठीक है सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहूँगी कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से काइट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कुछ इससे मुतालिक भी हमारी आवाम जो है वो जानना चाहेगी, प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा। काइट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। बुनियादी मकसद इस प्रोजेक्ट का सूबे में टूरिज़म की डेवलपमेंट है और फैसिलिटेशन है। इनमें हम जो सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन्स पर है, जिसमें नए सियाहती मकामात की फिजिबिलिटीज़ हैं और मास्टर प्लानिंग्स है और उनकी फिर डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ हम टूरिस्ट फैसिलिटेशन के मुख्तलिफ सब प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रेस्ट रूम्स इन इलाकों में प्रोवाइड करना, रेस्क्यू 1122 स्टेशंस प्रोवाइड करना और टूरिस्ट फैसिलिटेशन हब के नाम से हमने सूबे की पहली जो हेल्पलाइन है टूरिज़म हेल्पलाइन 1422 उसको भी हमने इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो इस्टेब्लिश किया है। इसके साथ साथ हम आर्कियोलॉजी साइट पर जो मुख्तलिफ़ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। सर बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है ताकि पता चले कि काम क्या हो रहे हैं। और जब हम काम की बात करते हैं तो हमें ये भी कहा जाता है कि काम 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 और बस काम करें, क्योंकि काम ही है जिससे इंसान की पहचान होती है। जब किसी काम करने की लगन आपके अंदर पैदा हो जाती है तो फिर आपके अंदर हिम्मत पैदा होती है और फिर कोई भी मुश्किल अगर सामने आ जाती है तो वो मुश्किल नहीं रहती। एक मिसाल मैं आपके सामने बयान करूंगी, एक ऐसी मिसाल जो कि हमारे लिए मशअले राह है, जो कि हमारे लिए सबक है। लसबेला की तरफ मैं आपको लिए चलती हूँ, जहाँ की जमायती बलोच पोलियो से मुतासिरा ये हैं और तालीम हासिल करना इनके लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। ज़ाहिर सी बात है, जब आप इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो ना इर्द गिर्द के लोग आप पर तवज्जो देते हैं और फिर कोई ये कह देता है कि जी पढ़ लिख के क्या करना है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देती हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो पीछे नहीं हटी और तालीम हासिल करते करते जनाब आज उनका सफ़र यहाँ पर पहुँचा है कि अब वो तालीम लोगों को दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और देखें, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि तालीम हासिल करो और आगे से जब आप तालीम बच्चों तक या दूसरों तक अपनी तालीम पहुँचाते हैं तो ये एक ऐसा फ़र्ज़ है जो कि यकीनन आपके लिए आने वाले वक्त में और जो बच्चे हमारा फ्यूचर हैं उनके लिए बड़ी मिसालें, बड़ी हिम्मत और बड़ा सबक पैदा कर जाता है। और अब तो बेस्ट टीचर का अवार्ड भी वो अपने नाम कर चुकी हैं, जो कि उनकी हिम्मत को मज़ीद बढ़ा रहा है। हमारे कैमरामैन शाहिद बलोच ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बड़े इल्म की ताकत अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर इस दुनिया में भेजा। मेरा नाम जुमायती बलोच है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला लसबेला हबचो की केला के दार होटल से है। बात को है कोई बेताब। मैं 2 साल की थी जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ। मैंने जब होश संभाला तो मैंने अपने आप को दोनों पैरों से माजूर पाया। अपने गांव में स्कूल स्टार्ट हुआ तो मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैंने यही इसी गांव में प्राइमरी पास किया। प्राइमरी पास करने के बाद अब मुझे 5 किलोमीटर फासला जो है वो तय करके सेकेंडरी स्कूल जाना था, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं थी भी माजूर, तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेरे भाई ने फिर इस मसले का हल निकाला। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा और खुद लेकर आऊँगा। जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरे भाई की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया भाई का।
परेशान हो गई कि अब क्या होगा, अब मेरी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू होगी, मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, कैसे आगे जाऊँगी, कैसे कंप्लीट करूँगी सब कुछ। फिर मेरी मदर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मुझे कंधे पे लेके जाती थी स्कूल। बस ये सिलसिला चलता रहा, मैट्रिक हो गया, उसके बाद मैंने प्राइवेट इंटर पास किया, फिर मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ से मेरी सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई कमज़ोर और मजबूर हस्ती चैलेंज तो था, लेकिन ये कि मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बल्कि तमाम घर वालों ने, मेरे फादर ने भी, तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, चैलेंजेस भी आए, मसाइल भी आए, परेशानियाँ भी आई, लोगों की बातें भी सुनी इस दौरान। मुझे अवार्ड दिया गया 2016 में, दी हब इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी की जानिब से अवार्ड दिया गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बेस्ट टीचर का अवार्ड था, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अवार्ड नहीं दिया था। तो जब 2017 में उन्होंने मेरे लिए अवार्ड चूज़ किया, उन्होंने मुझे अवार्ड के लिए बुलाया और अवार्ड दिया, तो वो मेरे लिए हद से ज़्यादा खुशी का मकाम था। फिर 2018 में मुझे नेशनल लेवल पे इस्लामाबाद में बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट की जानिब से। तो जब इन चीज़ों को, इन कामयाबियों को मैंने देखा, तब मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई इंसान मेहनत करे तो वो अपनी मंजिल पा लेता है। वो लोग जिन्होंने बातें बनाई थी मेरी पढ़ाई के ख़िलाफ़, मेरी चैलेंज किया था मेरी माजूरी को कि ये माजूर है तो ये कैसे जाएगी, ये कैसे पढ़ेगी, ये कैसे आगे बढ़ेगी, अब वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी जिसकी कोई हद नहीं। कोई खुश है कोई मलूल, और किसी की डीली चूल, एक से एक नया मजमून, चीख रहा है टेलीफोन। तो जनाब, अगर आप हिम्मत करेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए। ये जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, मुझे लगता है जिस्मानी माजूरी कोई माजूरी नहीं होती, क्योंकि इस लड़की ने जो अपना सफ़र शुरू किया, फिर वो सफ़र ऐसे आगे बढ़ता रहा कि अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलते रहे, कामयाबी पे कामयाबियाँ मिलती रहीं। वो जो लोगों की बातें थी ना, वो वक्त के साथ साथ दफन होती रहीं। तो जिस्मानी माजूरी कोई माजूरी नहीं है, ज़हनी माजूरी मुझे लगता है सबसे बड़ी माजूरी है। तो अपने जहनों को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें, ताकि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे स्पेशल लोग मौजूद हैं, हो सकता है आपसे ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत हो, आपसे ज़्यादा उनके अंदर लगाना हो, और आपसे ज़्यादा वो काबिल और होते हैं। क्योंकि ऐसी मिसालें हम जब भी आपको दिखाते हैं तो यकीन करें हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं, हमें खुद सबक मिलता है। और जब ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं तो ऐसे लोगों को बातें सुनाने के बजाय ज़रा अगर हम अपने जहनों को खंगाल लें, थोड़ा सा साफ़ कर लें, अपने जहनों की थोड़ी सी सफाई कर लें, जो कि बड़ा ज़रूरी है। घरों की सफाई करते हैं, ऐसे जहनों की सफाई भी करें। एक वो चीज़ जिसमें पाबंदी है, एक वो काम जो कि गैर कानूनी हो रहा है। और कुछ दिनों पहले तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक साहब बड़े ऐसे अंदाज में बात कर रहे थे कि उन्हें बड़ा फ़ख्र था, बड़े फ़ख्री अंदाज में कह रहे थे कि हमने पतंग उड़ा ली, हमने गुड्डी उड़ा ली, जो कि हम देख रहे हैं कि आजकल पंजाब में, ख़ुसूसन लाहौर में बहुत ज़्यादा है। लाहौर का ये वाक़या यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, गुज़श्ता 2 रोज़ से ये चल रहा है कि कटी पतंग की डोर ने 3.5 साल के बच्चे की ज़िंदगी काट दी है। मतलब आप ये देखें कि उसके घर वाले, वालिदैन, मतलब क्या बीत रही होगी उन पे। खिज़र मुर्तज़ा जो है इस छोटे से बच्चे का नाम है, और वालिदैन के साथ ही नानी के घर गए थे, और जब वो वापस आ रहे थे तो कश्मीर घाटी, जो कि लाहौर का एक बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ पर डोर उनकी गर्दन पर फिरी और बच्चा वहीं पर दम तोड़ गया। यकीनन धाती डोर इतनी तेज़ होती है कि बड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो फिर 3 साल का नन्ना बच्चा था। रियाज अहमद की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। कातिल डोर ने एक और जान ले ली। हंसते बसते घराने पर क़यामत टूट पड़ी। 3.5 साला खिजर मुर्तजा ने वालिदैन के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। मेरे हाथों से निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा बच्चा। डोर फिरने का अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके मस्ती गेट में पेश आया। अवैस अपनी बीवी और 2 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ससुराल से वापस घर आ रहा था कि कश्मीर घाटी के करीब वालिद के आगे बैठे खिजर की गर्दन पर डोर फिर गई। बच्चा वहीं गिरा और दम तोड़ गया। मेरी गोद चढ़ गई, अब मैं किसको कहूँ, मैं कहाँ से इसका कातिल तलाश करूँ।
मेरे बच्चे की एक चीख निकली। खिजर का वालिद गम की तस्वीर बना है, जिसने बेटे से नानी के घर से वापसी पर उसे आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था। डोर जो थी वो इतनी तेज थी कि वो बच्चे के जब गले पे लगी है तो उसने उसको खुद हाथ से झटकने की कोशिश की है। वो झटकने की कोशिश में उसकी उंगली कट गई है। रवां बरस डोर फिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए हैं। पुलिस की कार्रवाइयां सिर्फ दावों तक महदूद हैं। अभी तक डोर फिरने से हलाकत का कोई मुलजम पकड़ा नहीं जा सका। वालिदैन के इकलौते बेटे खिजर मुर्तजा को मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कैमरामैन जवाद याया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर का ये वाक़या, और ये जनाब सिर्फ एक वाक़या नहीं है, हर साल कई वालिदैन अपने लख्ते जिगरों को इसी तरह से खो देते हैं। उनके सामने वो तड़पते रहते हैं। ये किसी का शौक़ पतंग उड़ाने का, गुड्डी उड़ाने का, ये किसी का शौक़ किसी के घर में कैसे सफ़े मातम बिछा गया, ये जब जब हम देखते हैं तो यकीन करें कि आंखों से आंसू थमते नहीं। क्योंकि ये 3 साल का नन्हा सा बच्चा जिसके वालिदैन, जिसकी बहन तड़प रही है, और ये जिनका बेटा है, मैंने इनकी रात को पोस्ट देखी तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में जो बात लिखी थी वो पढ़ के यकीनन ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अपने ही घर का कोई फ़र्द है। वो अपने बेटे को कहते कि तुम कैसे हमें अकेला छोड़ के चले गए, कैसे अकेले कब्र में तुम सोगे, तुम्हें वालिदैन याद नहीं आएंगे। ये वो अपने बेटे से बातें करें और सोचें कि वो जो कि गुड्डी या ये पतंग उड़ा रहा था और जिसके हाथों ये हुआ है, क्या वो कभी पकड़ा जाएगा? पुलिस क्या उसको कभी ढूंढने में कामयाब होगी? क्योंकि ये कई वाक़यात होते हैं, कई बच्चे अपने वालिद के साए से महरूम हो जाते हैं। हस्ती बस्ती फैमिलीज़ उजड़ जाती हैं। किसी का बेटा या किसी का बाप या किसी का भाई इस डोर की नज़र होता है। हमने देखा है कि चंद लम्हे पहले मुस्कुराते घर से निकलने वाली ये जो खूनी डोर है, और जब इसका शिकार होते हैं तो वो जो घर मुस्कुरा रहा होता है ना, वहाँ पे सिर्फ आहो बुका होती है। और फिर जब जसद खाकी को दफनाया जाता है, जब उसको ले जाया जाता है, तो यकीन करें, और जब ये सुनते हैं हम कि डोर, क्या धाती डोर इतनी ख़तरनाक है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बच्चा ले गई तो दिल कांप जाता है। रवां साल अब तक पतंग की खूनी डोर 3 लोगों की सांसें छीन चुकी है, तकरीबन 10 अफराद को मौत के करीब पहुंचा चुकी है। ये वाक़या ऐसा है जिस पर हम जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि पाबंदी आयद है पतंग उड़ाने पर। जब पाबंदी है तो किस तरह से पतंग उड़ाई जा रही है, पतंगबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पे लोग वीडियोस अपलोड कर देते हैं पतंगबाजी करते हुए, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान ने। जहांगीर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। पतंगबाजी पर पंजाब में हम देखते हैं कि पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद ये खूनी डोर फिरने के वाक़यात होते जा रहे हैं। ये किसकी गफलत है? इंतज़ामिया की, कानून नाफिज करने वालों की? कोई एक्शन नहीं लिया जाता, एक के बाद एक वाक़या हो जाना। किसकी झोली में या किसके हाथों पे माँ, बहनें, बेटियां अपने घर के प्यारों का लहू तलाश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। महक, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पतंगबाजी के मामले में हम किसी ज़िम्मेदार का तयन करने की कोशिश करें या किसी की गफलत साबित करने की कोशिश करें तो पूरी की पूरी सोसाइटी ज़िम्मेदार है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं, हमारे वालिदैन, उसातिज़ा, मस्जिद के उलमाए कराम सब के सब ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि जिस घर की छत पर कोई बच्चा या कोई बड़ा पतंग उड़ा रहा है तो सबसे पहले उस घर के अफराद, उस बच्चे के वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको रोकें। क्योंकि जितनी कैंपेन्स चल चुकी हैं, हर बंदे के, हर इंसान के इल्म में ये बात आ चुकी है कि पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। हमारे शौक़ की तकमील के लिए किसी की जान जा सकती है, कई जानें जा चुकी हैं। इस साल 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या जो खिज़र हयात बच्चे का है, 3 साल का यह बच्चा है, इसके वालिदैन की तकलीफ़ जो है वो शायद हम अल्फाज में बयान या उसको महसूस उस तरह से नहीं कर सकते जिस कर्ब में अब ये फैमिली गुजर रही है। इस बच्चे से पहले एक केमिस्ट्री के टीचर जो है वो इचरा के करीब उनके गले पर इसी तरह से डोर फिरी। दयाल सिंह कॉलेज में वो पढ़ाते थे और अपना कॉलेज जाने के लिए वो रास्ते में थे कि उनके गले पर भी डोर फिर गई। वो वाक़या भी हुआ। उसके बाद ये बच्चे का वाक़या पेश आया। तो अभी तक जो बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुकदमात के इंदराज तक महदूद है। अब ये एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा घिनौना फेल है कि इसमें कातिल को डिटरमिन करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इतने वसाइल ना पुलिस के पास हैं और ना ही इंतज़ामिया के पास हैं कि वो इस बात का तयन करे कि ये पतंग जो है वो किस इलाके में बिल्कुल। और जहांगीर, लेकिन पुलिस एक काम तो कर सकती है ना, पुलिस चेक एंड बैलेंस रख सकती है, जो कि पुलिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, और इस पर पुलिस को अमल दरामद करना होगा, क्योंकि जब तक ये वाक़यात होते रहेंगे माओ की गोदें उजड़ती रहेंगी।
आलिया भाभी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उस्मान बसरा साहब भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। भाभी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, जैसे हमने देखा कि उस बच्चे के वालिद भी कह रहे थे कि तड़प तड़प के उसने मेरे हाथों में जान दे दी, मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, कुछ बन नहीं पा रहा था कि मैं किसी भी तरह अपने बेटे की 3 साल का नन्हा बच्चा कि वो किस तरह से जान बचाते। आप भी यकीनन जहांगीर की बात सुन रही होंगी। कानून नाफिज करवाने वाले इदारे अगर ऐसी गफलत की नींद सोते जाएंगे तो ये तो वाक़यात होते जाएंगे, और फिर ऐसे वाक़यात जिस पे आप किसी के हाथ पे अपना लहू नहीं तलाश कर सकते, क्या होगा फिर आगे जाके इस मुआशरे का? महक, ये पतंग कहीं तो बनती होगी, ये डोरी कहीं तो बनती होगी, और इतनी ताकतवर बनती होगी कि हमारे नौजवानों को, बच्चों को, इन सब को वो इस तरह से ख़त्म कर दे। तो अगर ये इस वक्त उस कातिल को नहीं ढूंढ पा रहे तो क्या ये उन जगहों को भी नहीं जानते जहाँ पतंग बनाई जाती है, डोरियाँ बनाई जाती हैं? और इस वक्त एक पतंग की बात करूँ, मुझे लगता है हमने अपने बच्चों को बहुत आसान हदफ ले लिया है, क्योंकि मैंने जब देखा कि कराची में जो एक शेर घर में पाला हुआ था और अपनी तस्कीन के लिए और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सोच के तहत वो उसको घर से बाहर ले आए थे और बच्चों को नुकसान हुआ था। मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्हें कुत्ते भिंभोर खा रहे हैं गलियों में, मैं उनकी बात करूं जिन बच्चों को हम इसलिए कत्ल कर देते हैं कि गुर्बत के नाम पे हम सोचते हैं हम उन्हें पाल नहीं सकते, जो वहां से बच्चे बच जाते हैं, उनके गलों पे इस तरह से डोर फिर जाती है और फिर हम कहते हैं कि हम किसी को पकड़ नहीं सकते, हम ट्वीट कर देते हैं, तरह तरह की हम चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें सुनते हैं, इल्जामात एक दूसरे पे लग रहे होते हैं, लेकिन हम बचाते किसी को नहीं है। ये बच्चे कोई हमारा माल नहीं है कि हम जिस तरह चाहें इनको इस्तेमाल कर दें। ये अल्लाह की दी हुई अमानत है हमारे पास। हम अल्लाह को इस अमानत को जब वापस करना है हम उन्हें क्या जवाब देंगे? ये माँ बाप किस कदर तकलीफ में है, इसमें माशरा, हुक्काम में बाला सब शामिल हैं। सबसे सवाल होगा, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि हमारी अपनी एक सोच कहाँ है कि इस अमानत के लिए हमने इसकी हिफाजत करनी है। और औलाद, बच्चे, ये वो होते हैं जिन्हें हम रोज रोज इनकी आबियारी करते हैं, रोज रोज हम इस पौधे को पानी देते हैं, तब ये तनावर दरख्त बनता है। हम इसको पनपने से पहले अभी उसने इस दुनिया में आके कुछ देखा ही नहीं, हमने उससे जिंदगी छीन ली, दुनिया छीन ली, फिर हम आने वाले बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारे मुल्क में आबादी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला का एक निजाम है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो जब नेमतें और रहमतें हमें देता है उसकी कदर कर लो। इतनी नाकदरी, बच्चों की इतनी नाकदरी कि आप उनको उनसे जीने का हक हर हवाले से छीन रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को महफूज करे और हमें वो दिल और वो सोच दे कि बताए उसको। और सबसे ज्यादा दुनिया में जो खतरनाक इंसान होता है, जो मैं समझती हूँ सोच के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो इंसान होता है जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जो इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना कमजोर होता है और मजलूम होता है, उसके साथ तो अल्लाह खड़ा हो जाता है। ये माँ बाप इस वक्त इंतहाई मजलूम है। बिल्कुल। और आलिया भाभी वो तो सवाल करें ना कि हम किसके हाथों पे खून तलाश करें, किससे सवाल करें, किससे इंसाफ मांगे। बसरा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, जब इंसाफ की बात होती है तो प्लीज जरा मुझे समझा दें। पंजाब गवर्नमेंट, बुजदार साहब बैठे हैं, कारकर्दगी की अभी मैं आपसे बजट पे भी बात करी थी, आवाम के लिए बड़ी खुश आइंद बातें बजट में होंगी, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसपे बात करना बेहद जरूरी है। क्यों लाहौर में हमें आसमान इन पतंगों से पाक नहीं नजर आती? ये जो धाती डोरे होती हैं, क्यों इनके बनाने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बुनियादी जिस पे जितनी मैं बात करूं, जिस पे मैं जितनी आवाज़ उठाऊं उतनी कम है। क्योंकि हम देखते हैं लाहौर में सेफ सिटी कैमरा का एक प्रोजेक्ट है, डॉल्फिन फोर्स है, वो हमें गलियों में गश्त करती नजर आती है। तो ये जो पतंगबाजियाँ होती हैं, इनको पकड़ते हुए हमें ये फोर्सेस क्यों नहीं नजर आती? देखिए महक, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से एक बात कर रहा हूँ कि ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मैंने कल इसकी फुटेज देखी और मैं तो एक चंद लम्हों से ज़्यादा उसको देख नहीं पाया हूँ। इसके में तो दुख तो हमें है ही, जितना भी इसका अफसोस किया जाए, कंडेम किया जाए कम है, लेकिन ये कंडेमनेशन में आप यहाँ बैठ के जो करेंगे, असल में हमें देखना ये है कि ये जो मामलात हैं, देखिए ये एक मुआशरती इस्लाह की ज़रूरत है इसके ऊपर। जैसे अभी जहांगीर ने आपको बताया, कवानीन तो मौजूद हैं। पंजाब पुलिस मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ पतंगबाजी का ये खूनी खेल बहुत से जब वालदैन की गोदें उजड़ रही हैं, जैसे ये बच्चे का मसला हुआ, तो बहुत से वालदैन के बच्चे ये पतंग उड़ा भी रहे हैं ना उनकी मौजूदगी में छत के ऊपर। मैं यही तो हमें देखना ये उन वालिदैन के लिए क्या है फिर? वो कवानीन अमल दरामद उन पे करवाने वाले कहाँ बैठे हैं? मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एक एक्सपोजर देता हूँ, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे जब पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है
कोई शक नहीं कि पुलिस को इसके अंदर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है ताकि इसको रोका जाए, लेकिन पुलिस बहुत सारा काम कर भी रही है। जैसे अभी ड्रोन कैमरास की मदद से, जैसे अभी आपने कहा कि तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। अब हमने ड्रोन कैमरास पुलिस को फैसिलिटेट किए हैं ताकि, क्योंकि ये छतों के ऊपर हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके ये कहाँ से पतंगबाजी हो रही है, नंबर 1। लेकिन मसला ये है महक कि ये सारी एक मेकअप चीज़ें हैं। एक कानून के होते हुए भी जब उसकी इन्फोर्समेंट नहीं उस तरह हो पा रही, जैसे मंशियात के ऊपर नहीं हो पा रही, बहुत से घर उजड़े हैं उसके। अब ये एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ मैं, जहांगीर, आप बैठे हैं, समाजी कारकुन भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, आलिया, हमें यहाँ पे वालिदैन से भी इल्तमास करनी है, हाथ जोड़ के इल्तमास करनी है कि आपके बच्चे जब छत के ऊपर जाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जब वो धाती डोर से पतंग उड़ाते हैं तो चले पुलिस की तो नेग्लिजेंस इसके अंदर है, वो तमाम लोग जो इसको रोक नहीं पा रहे। लेकिन बसरा साहब, ये आप कह रहे हैं ना कि चले पुलिस की तो गफलत है, ये चले पुलिस की गफलत पे ना रहना, ये जो माँ की गोद उजड़ गई है, ये इसको कौन जवाब देगा, किसके पास जाए वो सवाल लेके। और हमें क्या, आपकी नज़र में क्या बतौर शहरी हमें अपने समाजी रवैयों में क्या तब्दीली लाना होगी? ये मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि आप इस वक्त उस गवर्नमेंट का हिस्सा है जो गवर्नमेंट बड़ी तरक्की की और तब्दीली की बात करती है, लेकिन यहाँ तब्दीली नहीं है, यहाँ पे तो वाक़यात हो रहे हैं, रोकथाम कोई नहीं है। मैं आपको बड़ी दिल गिरफ्तगी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला जो हमारे हुकाम बाला हैं लाहौर के, मैं अभी जब आपसे ये बात करने से पहले मैंने कंसर्न लोगों को टेलीफोन भी किया है और मैं उनसे जाके मिलूंगा भी। लेकिन एक ग्रेटर पिक्चर के अंदर अगर हम इसको देखें, देखिए हुकूमत इसके अंदर जो कुछ कर रही है उससे ज़्यादा करेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हर शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की। और जब भी इस तरह के वाक़या होते हैं, हम समझते हैं कि हमसे उस जो ज़िम्मेदारी है उसको अदा करने में गफलत हुई है, लेकिन वहाँ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मुआशरे के अंदर इस बिगाड़ की इस्लाह मुआशरती तौर पर लोगों को, जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, सिर्फ पुलिस इसके अंदर उस तरह कारगर साबित नहीं हो सकती। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से सबसे इल्तमास करता हूँ, जो वालिदैन सुन भी रहे हैं, कि खुदारा एक माँ की गोद आज उजड़ी है, इतने खूबसूरत बच्चे को अल्लाह के हवाले करके आना ये बड़े ही मुश्किल काम है। ये मैं आपसे बात करती हूँ, मुझसे बात नहीं हो रही, मुझे पता है कि जब आप अपने बच्चों को इस छोटे से फूल को अल्लाह के हवाले करके आते हैं तो वो दिल गुर्दे की बात है ना बसरा साहब। ये आलिया भाभी, मैं इसी पे लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगी। जैसे हम समाजी रवैयों की बात करते हैं तो प्लीज आप भी जरा शहरी और वो माँ बाप जो कि अपने बच्चों को कह देते हैं ना बड़ी आसानी से कि जाएं छत पे जाके पतंग उड़ा लें, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम, ताकि उनको समझ आ जाए कि उनका बच्चा जब पतंग उड़ाता है तो किसी के बच्चे की जान जा सकती है। हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए यूं देखते हैं, ये वो बदनसीब माँ है, मजलूम माँ है, जिसने अपने बच्चों को अगर इस साइज़ में, इस हालत में किसी कब्र में दफन कर दिया है, वो जब उसकी कब्र पे जाएगी वो कभी ग्रो नहीं करेगा, वो इतना ही रहेगा। हम अपने बच्चों को आसमानों पे चढ़ते हुए, आसमानों की बुलंदियों पे जाते हुए देखना चाहते हैं। ये वो माँ है जो उसको, अपने बच्चे को सिर्फ जन्नत की बुलंदियों पर चढ़ते हुए देख सकेगी। खुदा के लिए सबके बच्चों को अपना ही बच्चा समझिए, दूसरे के दुख को अपना दुख समझिए। कोई भी माँ जो सुन रही है, मैं कहती हूँ उस वक्त ना हुकूमत बाला की तरफ देखिए। मैं अपने मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बहुत तकलीफ से देख रही हूँ। मैं माँ हूँ, माँ को ही आवाज़ दे सकती हूँ, माँ को ही पुकार सकती हूँ। उसकी आवाज़ में, उसकी तरबियत में बहुत ताकत है। छोड़ दीजिए दुनिया की तरबियत को, अपनी औलाद की तरबियत अपने हाथों में ले लीजिए। वो जो अल्फाज है ना कि हमें बेहतरीन माएँ दे दो, हम तुम्हें बेहतरीन कौम दे देंगे, सारे हालात देखने के बाद मैं माँओं के पास इल्तमास करती हूँ, अपने बच्चों को समेटिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए, अपनी तफरीहात सब छोड़ के अपने बच्चों की तरफ पलट आइए। क्योंकि मुझे इस वक्त लगता है कि अल्लाह और अल्लाह के बाद माँ वो जाहिर एक वाहिद हस्ती इस दुनिया में है जो हमारे कौम के बच्चों को बेहतर कर सकती है और हमारी कौम के मुस्तकबिल को बचा सकती है। पल पल इनकी आप यारी कीजिए। हमें एक बेहतर कौम की, बेहतर बड़ों की ज़रूरत है और ये बड़े हमें इन बच्चों से ही मिलेंगे, क्योंकि सब बड़ों से तो मुझे बहुत सारी तकलीफ पहुँच रही हैं। इन बच्चों को बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ाइए। और ये घर की जो जिम्मेदारी है ना, ये यकीनन माँ पे होती है कि बच्चे पे नज़र रखे। जो चीज़ पाबंदी में आती है, प्लीज़ अपने बच्चों को वो काम ना करने दे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद था उसका बेहद शुक्रिया। बतौर एक इंसान बहरी हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों को अगर कोई तफरी का सामान दे रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि किसी के लिए ये नुकसान तो नहीं है, या आपका बच्चा अगर कोई ऐसा कदम उठा रहा है जिससे किसी की जान जा सकती है तो आप उसको मारें, डांटें,
किसी भी तरीके से, लेकिन रोके ज़रूर। और ये जैसे भाभी भी कह रही थी कि ये घर की माओं की जिम्मेदारी है, घर के बड़ों की जिम्मेदारी है, बताएं कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा बात कर लेते हैं सेहत की, हेल्थ की, जिसपे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जब मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को लगेगा लह की गल हुई, सुबह कुछ खाओ या ना खाओ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब, फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। जब आप गैर सेहत बख्श खुराकें खाते हैं तो इससे जहनी दबाव भी बढ़ता है। और जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते, अगर आप मेरी तरह के नाश्ता नहीं करें, फ़ौरन से भाग गए दफ्तर, तो ज़्यादा नुकसान होता है। और जब आप ज़्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं तो जहन को भी नुकसान पहुँचता है, जहनी सेहत भी मुतासर होती है। और जनाब फिर हमारा सवाल ये होता है कि क्या हर वो शख्स परेशान रहता है जो जिसकी ये रूटीन होती है, जो कि नाश्ता नहीं करता, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है? ये मैंने नहीं कहा है, ये जनाब कह रही है न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी की तहकीक कि अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा कौन परेशानी में मुब्तला होता है? ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो खुराक होती है वो अच्छी नहीं होती, यानी गैर सेहत बख्श खुराक होती है। फास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं, जब दिल करता है बर्गर्स ऑर्डर कर देती हैं, सैंडविचेस मंगा लेती हैं या जब दिल करता है खाली पेट जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। ये भी नुकसान पहुंचता है, मर्दों को कम पहुंचता है, ख़वातीन को ज़्यादा पहुंचता है। ये समझ में नहीं आया कि मर्दों को कम क्यों पहुंचता है। सोनिया लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जनाब वैसे ये सोनिया चक्कर क्या है, ये मर्दों को कम पहुंचता है, ख़वातीन को ज़्यादा पहुंचता है? पहले तो ये वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या टॉपिक आपने चूज, हाँ ना, कि देखें मतलब यहाँ पर भी तफरीक के ख़वातीन को ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। सिर्फ तनाज़ुक कहा गया है ना ख़वातीन को। देखें सवाल का जवाब मिल गया। ऐसे ही अच्छा, मैं सवाल का जवाब देने लगी थी, मैंने कहा फिर आप मुझे कहेंगे आप वहाँ आ जाए। आज तो मुझे अकेले सीट संभाल लिया, आपने मुझे जवाब दे दिया। अच्छा, ये जो ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, मैं भी ये करती हूँ कि सुबह नाश्ता नहीं करती, उठती हूँ, पानी पीती हूँ, दफ्तर आ जाती हूँ, काम शाम किया, फिर 11-12 बजे अच्छा कुछ खा लिया, या नहीं दिल किया तो नहीं खाया, 2-3 बजे फिर खा लिया। इतना लंबा गैप, और उसके बाद फिर डायरेक्ट खा लेना, और वो भी कुछ हैवी चीज़ खाने का दिल करता है, पराठा खा लिया, बर्गर ऑर्डर कर लिया, सैंडविचेस खा लिए, नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। देखें, आपका जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है ना, अगर हम उसको उसी के अकॉर्डिंगली चलें तो ही हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे होते हैं। इस तरह से अगर आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही उनको जो स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही हैं जिनको स्टमक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? उसके 2 मेन रीज़न्स हैं बेसिकली। एक तो ये कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, जिसकी वजह से स्टमक अपसेट होता है। दूसरी चीज़ यही जो आपने रूटीन बताई खाने पीने के हवाले से, अजीब रूटीन जब हो, हमें 5 बार खाना है। अच्छा, 5 बार, लेकिन वो पोर्शंस में खाना होता है। हमें ये नहीं कि सुबह उठे एक अंडा पराठा खाया, दोपहर को चलो ये खा लेते हैं, शाम में स्नैक्स में ये खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, ऐसा नहीं। वो 5 बार जो है पोर्शंस में खाना है और बहुत हेल्दी खाना है। अच्छा, अमूमन ये कहते हैं कि अगर आप लंच कर रहे हैं तो आप वो सैलेड खा लें, आप प्रॉपर लंच ना करें। देखिए, सैलेड रोटी ना खाएं। हाँ, रोटी थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपको दिन में रोटी आपने खाई है तो फिर रात में अवॉइड कीजिए। आप राइस और रोटी को लाइक इस तरह, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा टेबल पे दोनों डिशेस अवेलेबल होती हैं। हाँ। हम राइस भी लेते हैं और हम रोटी भी खा लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप बैलेंस रखें, एक चीज़ चूज कीजिए। शाम को जो है वो दूसरा ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं इजीली, ताकि आपके पास भी थोड़ी सी चॉइसेस मौजूद हों। दूसरी, जो जहाँ तक आपने सैलेड का सवाल किया, सैलेड को खाली सैलेड नहीं होता, उसके अंदर थोड़े फ्रूट्स भी शामिल होते हैं। उसके अंदर ग्रिल्ड चिकन भी आप शामिल कर सकते हैं, उसके अंदर आप बीफ भी शामिल कर सकते हैं। वाली बात है ना, नहीं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है ना, प्रोटीन का भी तो आपको इंटेक ज़रूरी है ना। सो देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा हर उसमें डाला है। सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन हैं जो किसी सब्ज़ी में ज़्यादा हैं, किसी फल में ज़्यादा हैं, गोश्त में प्रोटीन बहुत हाई होता है। सो हमें अकॉर्डिंगली मैनेज करना आना चाहिए, बात सारी है। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि सुबह नाश्ता उन्होंने किया बिल्कुल लाइट सा, मतलब आप बिल्कुल उठे हैं और आपने खाली स्टमक है आपका, आपने फ़ौरन से चाय पी ली, या कुछ ख़वातीन जो कि डाइट की बड़ी शौकीन होती है वो ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं। ये मेरी माँ ही कहती है कि भाई ये बड़ा नुकसानदेह है। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ज़रा, अगर ये वाकई ऐसा है तो बिल्कुल देखिए, एक तो कैफ़ीन होती है। देखिए, चाय जो होती है ना, वो कैफ़ीन फिर भी माइल्ड हो जाती है, उसमें दूध वगैरह ऐड हो जाता है और वो बहुत कम क्वान्टिटी में होती है। जब वो ब्लैक कॉफ़ी की सूरत में आती है तो वो ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ब्लैक कॉफ़ी है उसके अंदर कैफ़ीन की क्वान्टिटी या मिकदार कह लें वो एज़ कम्पेयर टू टी ज़्यादा होती है।
कॉन्सेंट्रेटेड कह लें आप, या ज़रा ज़्यादा होती है। सो ब्लैक कॉफ़ी का इंटेक खाली पेट, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक आ रहा है तो आप एक हैंडफुल ऐसे नट्स ले सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग सुबह सुबह जो लोग भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एक्टिव रहने के लिए भी कैफ़ीन लेना पसंद करते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो आप थोड़े से बादाम, 5 वॉलनट्स, अखरोट, 5 किशमिश, इस तरह एक छोटा सा कॉम्बो बना लीजिए मिक्स ड्राई फ्रूट्स का, और वो उसके साथ ले लें। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आएगी ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब कॉम्बिनेशन में ली जाती हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करती हैं बजाय नुकसान देने के। हाँ अच्छा सोनिया, एक लास्ट में मैं सवाल भी पूछना चाहूँगी। अम्मा जो होती है ना घर में, कहती है कि रोटी खाओ रोटी खाओ रोटी खाओ, यानी रोटी में ही क्या सारी ताकत है? जैसे आपने कहा कि अगर चावल है या रोटी है आपकी टेबल पे तो आप बैलेंस कर लें, या चावल ले लें या रोटी ले लें, लेकिन प्रेफर किसको ज़्यादा करें, चावलों को या फिर रोटी को? देखिए दोनों चीज़ों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपका जो क्वांटिटी है ना, एक तो वो डिपेंड करती है, लाइक आप एक तो रात को कोशिश कीजिए कि लाइट मील लें, दिन में आप रोटी खा लें, रात को अगर आपको रोटी खानी है तो आप आधी रोटी खा लें, उसमें आप सैलेड नहारी खाते हैं जैसे आपने कल खाई है। जैसे मैंने आपको बताया, आई हैड नहारी लास्ट नाइट, तो मुझे पता है कि जी नान मुझे पूरा नहीं खाना, मैंने आधा नान के साथ नहारी खाई है, बीफ को मैंने ज़्यादा शामिल किया अपने खाने में, सैलेड को ज़्यादा शामिल किया, दही को थोड़ा शामिल किया, प्लेटर अपना अच्छा सा बना लिया, ये मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई कि जो मैंने खा लिया। और मॉर्निंग में आगाही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आवाम की कहते हैं नहारी खाने गई ना तो बस 2 नान तो कहीं नहीं गए। बिल्कुल, हमें ना हर चीज़ को एक ख़ास मिकदार में रखना चाहिए। देखिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बार बार नहारी खाएं, बजाय इसके कि डॉक्टर आके आपको एक फुल स्टॉप लगा दे, जी अब तो आपका इतनी आप नहीं खा सकते, या बिरयानी है, इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते, उससे कहीं बेहतर होगा कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, उस चीज़ को एक ख़ास क्वांटिटी में खाएं जितनी क्वांटिटी आपके फिगर को या आपकी फिजिक को रिक्वायर्ड है। ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है, आपका जो डाइट प्लान होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपकी कैलोरीज आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, आपकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल डिफरेंट होंगी, मेरी बिल्कुल फ़र्क होंगी। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो हर इंसान को अपने बारे में पता होता है। ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो कि सुबह आते हैं, घर से नाश्ता नहीं करते, दफ्तर पहुंचे, सिगरेट भी पी, साथ से चाय भी पी, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है? सिगरेट तो देखिए वैसे ही ख़तरनाक है, ऊपर से चाय खाली पेट वो भी ख़तरनाक, 2 ख़तरनाक काम एक साथ, तो आप सोचिए अंदर क्या तबाहियाँ होंगी। ये हमारे यहाँ ना पता है डेली बेसिस पे ये हैमरिंग करने चाहिए लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कि भाई ऐसे नहीं करो, क्योंकि कभी ना कभी तो जाके वो बात टच करेगी आपके दिल को, कभी ना कभी तो आपको समझ आएगी, कभी ना कभी तो समझ आएगी। बातें होती हैं, बिल्कुल ये ऐसे ही नहीं की जाती, ऑब्वियसली ये इनका कोई ना कोई रीज़न होता है, वरना हम सुबह सुबह इतना तैयार श्यार होकर आपके लिए बैठे होते हैं सारा लेक्चर देने के लिए बैठे होते हैं ना कि भाई प्लीज कुछ खा लें, लेकिन हेल्दी खाएं। हेल्दी खाएं। बहुत सारे लोगों का फोकस होता है फास्ट फूड ही खा लिया, घर से नहीं कुछ खाया तो चलो बर्गर ऑर्डर कर लिया। बल्कि मैं आपको एक और बात भी बताऊं, आपके रोटी वाली बात से मुझे याद आया कि जब डिलीवरीज होती हैं ख़वातीन की, तब भी गंदम के ऊपर ही खाली जोर दिया जाता है। क्यों भाई, बाकी भी तो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो कि और बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। गोश्त खाना ज़रूर, मतलब आप ना, मतलब मैं ये बात मैं सबके लिए कहूँगी कि किसी एक चीज़ पर फोकस ना करें, सब चीज़ें खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं, पोर्शंस में डाइट लें आप, और बस हेल्दी। तो भैया आप अपना डाइट प्लान बनाएं जो बेहद ज़रूरी है, और जब आप डाइट प्लान बना लेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बड़ी सुधर जाएगी, आप भी सुधर जाएंगे। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।